हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान के भूगोल के वीडियो अभी इसलिए अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि नए ज़िले बनने के बाद में अभी उनकी तहसीलें क्षेत्र आदि डिसाइड नहीं किया गया है। अभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। राजस्थान राजस्थान के भूगोल के वीडियो जो है बाद में अपलोड करेंगे जब उनकी तहसीलें वगैरह बना दी जाएगी। अभी राजस्थान के इतिहास से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे और इसके बाद में सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा जिसमें इम्पोर्टेंट और पिछले पेपरों में आए क्वेश्चन ही होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ने से पहले अपने को इसकी जो है रूपरेखा पढ़नी पड़ेगी। जैसे इतिहास, तो इतिहास के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे और आधे ऐतिहासिक काल में क्या होता है, ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान कर लेना। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें अपने को लेखन शैली नहीं मिली है और उसके जो उपकरण मिले हैं उस उपकरणों के आधार पर ही जो है अनुमान लगाया गया है, जानकारी प्राप्त की गई है कि इस काल में ऐसा ऐसा होता था। आधे ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें अपने को लेखन शैली तो मिली है लेकिन वो लेखन शैली जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और इसमें भी वही बात है कि इसमें भी जो उपकरण और सामग्री मिली है उसी के आधार पर इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है कि आधे ऐतिहासिक काल में ये चीज़ें थी और मानव का जो है ये व्यवहार था, ये इस प्रकार से रहते थे मानव। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। ये वो काल है जिसमें अपने को लेखन शैली मिली है और उस लेखन शैली को पढ़ा भी गया है। तो जितने भी जो है राजा महाराजा ये सब वगैरह जो भी है काल है जिनकी लेखन शैली अपने को मिली है, जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं, वो सभी ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसके जो है 3 भाग हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को जो है पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी पत्थर, जो भी औजार वगैरह मिलेंगे वो पत्थर के ही मिलेंगे। इसके 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो है इसके आपको डिटेल में आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसके 3 भाग होते हैं जैसे निम्न, मध्य और उच्च। आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पूरा पाषाण काल इसकी जो है भारत में सर्वप्रथम खोज की थी वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और किस स्थान पर खोज की थी, वो स्थान का नाम है पल्वरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्थान है ये पल्वरम, यहाँ पर इसकी खोज की थी। 1863 में की थी। पत्थर के औजारों की खोज की थी। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है इसकी खोज 1867 के अंदर C.L. कार्लाइल ने की थी। इसने की थी C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की थी 1867 के अंदर। और उस इस स्थान पर खोज की थी, उस स्थान का नाम है विंध्यन पर्वत क्षेत्र। विंध्यन पर्वत क्षेत्र पर यहाँ पर खोज की थी मध्य पाषाण काल की। तीसरा है नवपाषाण काल। दोस्तों, ये जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की जो इनकी खोज और स्थान है, ये जो है एक पढ़ाने का तरीका होता है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट अब सभ्यताएं पढ़ा देता, लेकिन क्या सभ्यताएं पढ़ाता तो आपको पता नहीं चलता कि ये सभ्यताएं आई कहाँ से है, कैसे क्या है। तो इसलिए एक तरीका होता है, सीक्वेंस में तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपके लिए ये जो है, जब आप CET का वगैरह का इनका एग्ज़ाम देते हो तब ये इनकी जो खोज वगैरह जो है ये काम आएंगे आपके। राजस्थान का जो जिसमें जैसे रीट है तो रीट के अंदर आपको ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कहाँ से पूछेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आपकी विशेषताएं है ना, इस विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ सकता है रीट में आपके। और जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो नवपाषाण काल जो है
नवपाषाण काल की जो खोज की वो लेमनेसूरियर ने की थी 1860 के अंदर। इसका स्थान जो है, जिस स्थान पर खोज की थी वो टोंस नदी घाटी यूपी के अंदर है। ये जैसे सीईटी के अंदर, जैसे सीईटी का एग्जाम होता है तो सीईटी के अंदर जैसे ये दो स्थान इंपॉर्टेंट है दोनों। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थान है और जो है नवपाषाण काल के स्थान है ये दोनों ही। और सीईटी वगैरह के अंदर जितने भी एग्जाम है उसके अंदर ही पहुँच ले जाते हैं। फेमस है दोनों ही क्षेत्र, ब्रुज होम और गुप्त कराल, ये दोनों जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहाँ पर जो गर्तावास मिले हैं, गड्ढे बनाकर, गुफा बनाकर, जमीन की गुफा बनाकर वहाँ पर रहते थे मानो, उनके यहाँ पर ये दोनों स्थानों पर ये दोनों स्थान मिले अपने को। तो जो बुर्ज होम है यहाँ पर मानव के साथ जो है कुत्ते की कब्र मिली है अपने को। इतना ही ध्यान रखना अपने को, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं, विशेषताएं अपने को ध्यान रखनी है। विशेषताओं से क्वेश्चन आता है, जैसे तीनों की विशेषताएं अलग अलग विशेषताएं, तीनों की विशेषताओं से स्थान आता है, विशेषताओं से अपने को क्वेश्चन आता है। जैसे पहला है अपने को पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंदर किन कौन सी विशेषताएं होती है, तो पुरापाषाण काल की विशेषताएं पढ़ते अपन। जैसे पुरापाषाण काल की पहली विशेषता है कि यहाँ पर जो है अग्नि का आविष्कार इस काल में हो गया था। जो अग्नि है उसका आविष्कार इस काल के अंदर हो गया था, पुरापाषाण काल के अंदर। और ये अग्नि का आविष्कार जो है भारत से बाहर हुआ था, भारत के अंदर नहीं हुआ था फिलहाल, लेकिन ये अग्नि का आविष्कार इस काल में हो गया था। तीर कमान का आविष्कार हो गया था इस काल में। वृक्षों एवं कंदराओं का आवास बनाने लग गया था मानव। वृक्षों और कंदराओं मतलब गुफाओं के अंदर रहने लग गया था। दो पर्वत उनके मध्य की जो जगह होती है उनके अंदर रहने लग गया था। कंदराएं उन्हें कहते हैं। पेड़, छाल और चमड़े के जो है वस्त्र बनाने लग गया था। पेम्बुल पत्थर के औजार, जैसे स्केपर है, जिसे छलनी भी कहते हैं, पॉइंटर है, हस्तकुटार है, चापर है, इनका जो है औजार का यूज करने लग गया था। दोस्तों ये पेम्बुल पत्थर के जो औजार हैं, ये औजार एक बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं ये औजार। तो ये औजार इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके अगले एग्जाम में भी। और इस काल में जो मानव था वो केवल जो है उपभोक्ता था, मतलब कि वस्तुओं का वो जो उपभोग करना जानता था। फिलहाल वो उत्पादन वगैरह की इस प्रकार की उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता का कार्य करता था इसके अंदर। अगला है, अगली विशेषता है इसकी मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल की अगली विशेषता ये है, यहाँ पर मध्यपाषाण काल में जो है माइक्रोलिथ टूल्स, जिसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। माइक्रोलिथ टूल्स किस सभ्यता, किस मतलब ये काल में खोज की गई थी, माइक्रोलिथ टूल्स की खोज किस काल में की गई थी, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि माइक्रो टूल्स जो है वो मध्यपाषाण काल में खोज की जा चुकी थी इनकी, जिसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि मानव ने जो है पत्थर के आवास निर्माण को सीख लिया था। मतलब मानव जो है एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रख करके आवास बनाना सीख लिया था। अगली विशेषता इसकी सामाजिकता का विकास हो गया था। सामाजिकता मतलब कि जो है मानव जो है इकट्ठे जो है मिल करके रहने लग गए थे इस काल के अंदर। अंतिम संस्कार की जो पद्धति थी वो थी दफनाना। मतलब मानव जो है अंतिम संस्कार की पद्धति में जो है उस जो व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको वहीं पर ही दफना करके वहीं पर रहने लग जाते हैं। तो ये इस प्रकार का जो है अंतिम संस्कार की पद्धति थी मध्यपाषाण काल में। और मध्यपाषाण काल में जो लोग थे वो जो पुनर्जन्म में जो है विश्वास करते थे। क्या करते थे कि जो जिस व्यक्ति को दफनाया है उसके साथ जो है उसके जीवन में दिनचर्या में जिन जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है उन चीज़ों को जो उसके साथ दफना दिया जाता है, उनके साथ रख करके फिर उसको दफना दिया जाता है। वो सोचते हैं कि जो है ये व्यक्ति एक बार वापस दोबारा उठेगा, ऐसा वो मानते थे। अगला इसका पॉइंट है कि मानव जो है इस काल में मानव संग्रह की स्थिति में पहुंच गया था। मतलब वस्तुओं को अपने जो दिनचर्या में जिन जिन वस्तुओं की उसको आवश्यकता होती है उसको वो इकट्ठा करने लग गया था। अगली विशेषता इसकी कि जो है सेल चित्र बनाना आरंभ कर दिया था मानव ने। जो बड़ी बड़ी चट्टानें या वगैरह होती है उन पर जो है आड़े टेढ़े टूटे फूटे जो है चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया था मानव ने मध्यपाषाण काल के अंदर। दोस्तों ये जो विशेषताएं हैं यहाँ पर विशेषताएं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये विशेषताएं अपने को ध्यान रखनी है। अगला है
पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की जो है, सॉरी, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को अपन पढ़ते हैं। नवपाषाण काल की जो पहली विशेषता है कि इस काल में जो है पहिए और चाक का आविष्कार हो गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे जो है इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो है पहिए और चाक का आविष्कार हो गया था। और पहिए चाक का आविष्कार होने से मानव को जो बहुत ही सुविधा हो गई आने जाने के इसके लिए। तो ये जो है पहिए और चाक का आविष्कार जो है इस काल में हो गया था। मानव जो है स्थायी बस्तियों का निर्माण करने लग गया था। मतलब कि मानव मानव जो है इधर मध्य पाषाण काल जो था, उस मध्य पाषाण काल में तो मानव जो है मानव जो इकट्ठा होकर के रहने लगे, सामाजिकता का जो है मानव को विकास हो गया था। सामाजिकता का मतलब मानव इकट्ठा होकर के रहने लग गया था। लेकिन जो नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल के अंदर जो मानव है वो स्थायी बस्तियों का निर्माण करके रहने लग गया था। मतलब कि जो है जिस जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ पर उनकी जो झोपड़ियाँ वगैरह बना लेते थे और उस स्थान पर वो इकट्ठे रहते थे, इधर उधर जाते नहीं थे, इकट्ठे रहते थे। और किसी कार्य आरंभ कर दिया था उन्होंने। जिस स्थान पर रहते थे, जाहिर सी बात एक स्थान पर रहेंगे तो एक स्थान पर उनको जो कुछ ना कुछ उत्पादन वगैरह करना पड़ेगा अपने जीवन यापन करने के लिए। तो कृषि कार्य मानव ने इस समय स्टार्ट कर दिया था। और मानव जो है वो संग्राहक से उत्पादक बन गया था। वस्तुओं को पहले तो मध्य पाषाण काल में जो है संग्रह करता था, वस्तुओं को इकट्ठा करता था। अब नव पाषाण काल में जो है मानव है वो वस्तुओं को का उत्पादन करने लग गया था, नई नई चीज़ें बनाने लग गया था। अगली विशेषता इसकी कि जो मानव है वो सुंदर और सुडौल औजार बनाने लग गया था। जो औजार होते हैं वो उनको जो है वो उत्पादन करने लग गया था, तो आविष्कार करने लग गया था नए नए। तो सुंदर और सुडौल जो औजार है, पत्थर के औजार, वो बनाने लग गया था इस काल के अंदर, नवपाषाण काल के अंदर। नवपाषाण काल की अगली विशेषता है कि सामाजिक विभेदीकरण के प्रमाण इसमें मिलते हैं। मतलब एक समाज, जैसे ये कोई गांव है, ढाणी है, इसके अंदर बहुत से जो है व्यक्ति रहते हैं, और इसी प्रकार जो है दूसरी जो बस्ती है उसके अंदर भी बहुत से व्यक्ति रहते थे। तो इन व्यक्तियों का अगर विभेदीकरण, सामाजिक विभेदीकरण का मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है जाहिर सी बात इनके मुकाबले में इनको अपना मानते हैं। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं थी, विभेदीकरण की भावनाएं, वो व्यक्तियों में थी उस काल में। नवपाषाण काल के अंदर सामाजिक विभेदीकरण के प्रमाण इसी काल में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं आने, यहीं से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक पॉइंट के अंदर। जैसे राजस्थान में जो पुरातात्विक स्रोतों में पाषाण उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये जो है की थी C.L. कार्लाइल। और C.L. कार्लाइल को ही जो है पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? C.L. कार्लाइल को कहते हैं। इन्होंने राजस्थान में पुरातात्विक स्रोतों में पाषाण उपकरणों की सर्वप्रथम खोज की थी C.L. कार्लाइल ने, इसलिए इनको पुरातत्व का जनक कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वस्तुओं के आधार पर सभ्यताओं का क्रम। तो सभ्यताओं का क्रम जो है वस्तुओं के आधार पर है। जिस जिस वस्तुओं को, जिस जिस प्रकार की वस्तुएं मिली है, जिस जिस धातु से, उसके आधार पर उसका काल का जो है निर्धारित किया गया है काल को। जैसे सबसे पहले अपने को पाषाण की जो है काल की औजार, पाषाण की जो है पाषाण के जो औजार या फिर पाषाण के बाणाग्र या फिर जो पाषाण की जो वस्तुएं मिली है, मतलब पत्थर के मिले हैं, तो उस काल को कहा गया है पाषाणिक काल। इसके बाद में जो है व्यक्ति ने तांबे का आविष्कार कर लिया। तांबे का आविष्कार कर लिया तो उस काल में जो जितनी भी वस्तुएं थी तांबे की बनने लग गई, तो उस काल को कहते हैं ताम्रकालीन सभ्यता। इसके बाद में जो है तांबे के बाद में कांसा का आविष्कार हुआ। कांसा एक धातु है, कांसे का आविष्कार हुआ, तो जितनी भी चीज़ें हैं कांसे की बनने लग गई, तो उस काल को कहा गया कांस्यकालीन सभ्यता। इसके बाद में जो है कांसे के बाद में लोहे का आविष्कार हुआ, और लोहे के आविष्कार होने के साथ ही जो जिन चीज़ों का आविष्कार करने के बाद में सभी चीज़ें लोहे की बनने लग गई, तो उस काल को कहा गया लोहकालीन, और उसकी सभ्यता को लोहकालीन सभ्यता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पाषाणकालीन, फिर ताम्रकालीन, फिर कांसा का आविष्कार हुआ तो कांस्यकालीन, और फिर बाद में लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहकालीन सभ्यता। ये सभ्यताओं का क्रम अपने को पूछ सकते हैं, पूछा गया भी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी
ये जो है विश्व की सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ी सी नॉलेज अपने को इसलिए रखनी है क्योंकि जो है इसका एक राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तीसरी राजधानी कालीबंगा। तो कालीबंगा अपने जो है सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे अपन कालीबंगा। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता को समझना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें मेन मेन चीज़ थी, तभी जा करके अपन आगे जो है कालीबंगा सभ्यता को अच्छे समझ पाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। ये जो है प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें से एक थी। तो इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, ये एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान के एग्जाम में आया रोज, राजस्थान के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके समकालीन जो है कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो इसके समकालीन जो है मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेसापोटामिया की सभ्यता, ये इसके जो है समकालीन सभ्यता थी। तीनों को अपने को ध्यान रखना है, मिस्र, सुमेरियन और मेसापोटामिया की सभ्यता, तीनों सभ्यताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सिंधु लिपि की बातें करते हैं। सिंधु लिपि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो सिंधु लिपि थी, और यही सिंधु लिपि आगे चल कर कालीबंगा सभ्यता में भी चलेगी अपने। तो ये सिंधु लिपि अपने को कालीबंगा सभ्यता के लिए से पढ़ना अपने को, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता अपने सिलेबस के अंदर है। तो सिंधु लिपि जो है क्या होती है, ये जो लिपि है वो दोनों ओर से लिखी जाती है। मतलब कि जैसे आपने इधर से स्टार्ट किया लिखना, आपने इधर से स्टार्ट किया लिखना और यहाँ पर ख़त्म होने के बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, फिर यहाँ से ख़त्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, फिर इधर से ऐसे ऐसे दोनों तरफ से लिखी जाती थी ये लिपि। और शुरू कहाँ से होती थी, शुरू जो है ये दाईं ओर से होती थी, मतलब इधर से है ये लिपि अपने स्टार्ट होती थी, इस ओर से लिपि स्टार्ट होती थी। और फिर आगे चल करके यहाँ पर जब खत्म होगा पेज तो इसके नीचे भी अगली लाइन में लिखेंगे, तो इधर से स्टार्ट करेंगे और फिर इधर आगे, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर आगे। तो इस प्रकार जो है चलती थी ये लिपि। आगे देखते हैं कि सिंधु लिपि जो है इसके अन्य नाम है, कौन कौन से नाम इसके सिंधु लिपि के। सिंधु लिपि को जो है सर्पिलाकार लिपि भी कहते थे, क्योंकि इधर से चलती थी फिर इधर सर्पिलाकार लिपि इसको कहते हैं। इसको जो है गोमूत्राकार लिपि भी कहते हैं, जैसे गाय जो गोमूत्र करती है तो चलते समय तो उसकी भी आकृति सर्पिलाकार होती है, इस कारण से इसको गोमूत्राकार लिपि भी कहते हैं। इसको ब्रोस्त्रोफेदन लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोस्त्रोफेदन लिपि भी कहते हैं इसको जो है पिम्टोग्राफिक लिपि भी कहते हैं। ये इसके नाम है दोस्तों लिपि के, अपने को ये नाम ध्यान रखने हैं। ये एक बार पूछा गया है अपने क्वेश्चन, ब्रोस्त्रोफेदन लिपि भी कहते हैं सिंधु लिपि को। और सिंधु लिपि का अन्य नाम है भाव चित्रात्मक लिपि, इसमें जो है भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं इसको। तो ये अपने को नाम इसके ध्यान रखने हैं, और ये जो है एक बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ब्रोस्त्रोफेदन लिपि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि जो है ये पढ़ने का जो प्रयास किया गया, अब बहुत से इतिहासकारों ने इसके जो है पढ़ने का प्रयास किया। तो एक इतिहासकार थे वेडन, तो वेडन ने सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास किया था। सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, वेडन ने इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था सिंधु लिपि को। सिंधु लिपि के अंदर जो है 64 जो है मूल चिन्ह होते हैं। 64 मूल चिन्ह जो होते हैं उसमें जो आकृतियाँ होती है अलग अलग की, जैसे सर्वाधिक प्रयुक्त जो आकृति होती है वो मछली की आकृति का सबसे प्रयुक्त जो सर्वाधिक जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया वो चिन्ह था मछली का चिन्ह। इसमें जो है जीव जंतु के जो है चिन्ह है ये 64 प्रकार के, तो 64 प्रकार के चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ था, जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था भारत के अंदर। तो दोस्तों ये आपके जो है रीट में तो काम में नहीं आएगा, लेकिन इसकी नॉलेज अपने को होनी चाहिए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत के अंदर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। और सीईटी वगैरह के अंदर ये काम आएगा, आपके सीईटी वगैरह के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ क्वेश्चन, ये चारों ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जैसे भारत है, भारत के उत्तर में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम स्थान था वो था मांदा या मांडा। कहीं कहीं ये मांदा लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये मांडा लिखा हुआ है। तो मांदा या मांडा जो है इसका अंतिम स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के उत्तर में। ये जो लद्दाख के अंदर था, और ये किस नदी के किनारे है, ये जो है चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है।
सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं, जितने भी सभ्यताएं मिले हैं, वो अधिकांश जो है नदियों के किनारे ही पनपी है। तो ये जो है चिनाब नदी के किनारे था, इसका नाम था मांडा या मांडा, ये लद्दाख के अंदर है। अगली बात करते हैं कि जो है भारत के जो है पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम जो स्थल मिला है, वो अंतिम स्थल है पूर्व के अंदर आलमगीर। कौन सा स्थल है दोस्तों? आलमगीर। आलमगीर जो है ये मेरठ में, यूपी में, यूपी का स्थान है, ये जिला है मेरठ, इसी के अंदर है ये आलमगीर। और ये जो है हिड्डन नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे दोस्तों? हिड्डन नदी के किनारे है। अगला देखते हैं दोस्तों, जो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जो है दक्षिणतम जो स्थान मिला है, वो दक्षिणतम स्थान मिला सिंधु घाटी सभ्यता का देमाबाद। और देमाबाद महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले के अंदर है, देमाबाद। और ये जो देमाबाद है वो प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? प्रवरा नदी के किनारे। भारत के जो पश्चिम में पाकिस्तान है, तो भारत के पश्चिम में जो है इसका जो अंतिम क्षेत्र, अंतिम जो स्थान मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो अंतिम स्थान है सूतक जेंडोर। कहीं कहीं ये जो है सूतक गेंडोर भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये सूतक जेंडोर जो है पाकिस्तान के अंदर मिला है। अंतिम स्थान भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पश्चिम के अंदर सबसे अंतिम जो स्थान मिला है वो है सूतक जेंडोर। ये जो है दासक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? दासक नदी के किनारे। अगला देखते हैं दोस्तों कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तर पश्चिम में जो अंतिम बिंदु मिला है, उत्तर पश्चिम में जो है अंतिम जो है स्थान मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सोतुगई। ये सोतुगई जो है अफगानिस्तान के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है ये? अफगानिस्तान के अंदर। सोतुगई जो है अफगानिस्तान के अंदर है दोस्तों, सोतुगई। ये जो है उत्तर पश्चिम का अंतिम स्थान है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का। इस प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता इन स्थानों के बीच में ही पनपी है। आगे देखते हैं अपन, ये CET वगैरह के अंदर दोस्तों में पूछे जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए अपने को बताया मैंने इसको। आगे हम जो है पढ़ते हैं, बाकी जो है मैं बताऊंगा, इसके अंदर जितना बताएंगे ना उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब एशिया के जो सभी पुरातत्व विद्वान जो थे एशिया के अंदर के, उन सभी का जो है पुरातत्व विद्वानों का सम्मेलन हुआ। और वो सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये सन तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में हुआ था। एशिया के सभी पुरातात्विक विद्वानों का सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये ना। आगे है कार्बन 14 पद्धति। ये कार्बन 14 पद्धति जो है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसका एक एक पॉइंट, तीनों पॉइंट ही पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो कार्बन 14 पद्धति जो है क्या होती है? ये कार्बन 14 पद्धति जो होती है, इसी को कार्बन बोलते हैं। कार्बन 14 पद्धति जो होती है वो एक काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है दोस्तों। काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे कोई अपने को मर्दमान मिल गया, कोई वस्तु मिल गई, अपने को पता लगाना कि ये वस्तु जो है कितने साल पुरानी है, तो उसका पता लगाने के लिए जो यूज की जाती है कार्बन 14 पद्धति। इस जो पद्धति के जनक थे वो जनक थे विलियर्ड लिम्बी। ये भी पूछा गया दोस्तों, विलियर्ड लिम्बी कार्बन 14 पद्धति के जनक थे। और ये भी पूछा गया है कि इसका यूज क्या होता है, काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है दोस्तों ये। और इसकी इकाई जो है वो होती है BP। इसकी क्या होती है? BP। BP की फुल फॉर्म होती है बिफोर प्रेजेंट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? बिफोर प्रेजेंट। इसका आधार वर्ष होता है 1950। ये अभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा गया है, इसकी इकाई जो है BP होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कालीबंगा सभ्यता जो है, वो कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कालीबंगा सभ्यता का पतन जो है किन किन कारणों से हुआ वो देखते हैं, और यहाँ से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो क्या कारण रहे, तो वैज्ञानिक जो इतिहासकार थे उन इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए अपने। तो उन मतों के बारे में पढ़ना अपने को, कौन सा मत किसने दिया था। सबसे पहला है नदियों का सूखना। तो नदियों के सूखने के कारण जो है कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ, ये किन किन इतिहासकारों ने कहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे चारों से ही जो है अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों से ही। तो ऐसा कहने वाले थे एक तो सूरजभान, दूसरे थे रफीक मुगल। इन दोनों ही इतिहासकारों ने जो है
बताया आपकी कालीबंगा सभ्यता का पतन जो है वो नदियों के सूखने के कारण हुआ। अगले इतिहासकार हैं एस आर राव। कौन है? एस आर राव। एस आर राव साहब कहते हैं कि इनका जो कालीबंगा सभ्यता थी इसका पतन का कारण है नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियाँ जो थी उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। जैसे सरस्वती नदी जो है पहले रेगिस्तान में बहती थी, हिमालय से बहकर के राजस्थान में आती थी, रेगिस्तान में बहती थी, लेकिन ये अभी विलुप्त हो गई। विलुप्त नहीं हुई दोस्तों, इसका जो है मार्ग परिवर्तन हो गया। ये जो है अब पहले ऊपर बहती थी, अब ये ज़मीन के अंदर बहने लग गई है। और इसका प्रमाण है कि जैसलमेर के अंदर जो लाठी सीरीज है, उस लाठी सीरीज के अंदर जो है वो 60 किलोमीटर लंबी है। लाठी सीरीज कितनी लंबी है? 60 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है जहाँ पर रेगिस्तान होने के बावजूद वहाँ पर हरियाली है। दूसरी चीज़ वहाँ पर जो है नल वगैरह खुद जो मतलब कि ट्यूबवेल वगैरह की जाती है, उसमें मीठा पानी निकलता है रेगिस्तान होने के बावजूद। तो वहाँ पर जो है ये सरस्वती नदी जो है वो अंदर बहती है ज़मीन के। तो इन्होंने एस आर राव ने साहब ने बताया कि जो है नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। अगले हैं भाई कैनेडी जो है, अगले इतिहासकार है कैनेडी। कैनेडी से भाई साहब बोलते हैं कि सिंधु घाट ये कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ, वो कालीबंगा सभ्यता का पतन जो है वो मलेरिया या प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। मलेरिया जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण कालीबंगा सभ्यता का जो है पतन हो गया था। मलेरिया वगैरह आपदा होने के कारण इसका इलाज नहीं मिला और सभी व्यक्ति मर गए। तो इस प्रकार ये सभ्यता का पतन हो गया। अगले इतिहासकार आते हैं अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। दोस्तों आप जानते हो कि पहले जो है जो रेगिस्तान, आज जहाँ पर रेगिस्तान है राजस्थान के अंदर, कभी पहले वहाँ पर जो है बहुत हरियाली होती थी और गंगा गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, इसी प्रकार जो रेगिस्तान था वहाँ पर पहले हज़ारों साल पहले जो है नदियाँ बहती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण नदियाँ सूख गई या फिर विद्युत ने अपना जो मार्ग है परिवर्तन कर लिया और ये रेगिस्तान में बदल गया। तो ये अमलान घोष कहते हैं कि जो है कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे देखते हैं। ये दो जो स्टेटमेंट है, दो अपने कथन है, ये कथन अपने को ध्यान रखने, ये दोनों कथन ही इम्पोर्टेंट है। आजकल कथन जो है पूछने की जो है बार बार पूछे जाते हैं। कथन पूछ लिया और उसका जो है किसने कहा ऐसा आपको पूछ लेते हैं। तो ये कथन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला कथन है कि आड़वासी कृषि से जो है परिचित थे। आड़वासी जो है वो कृषि से परिचित थे। ये किस इतिहासकार का कथन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है गोपीनाथ शर्मा का कथन है। किसका कथन है? गोपीनाथ शर्मा का। दूसरा कथन है कि कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा गया। किसने कहा था ये? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने। ये दोनों ही कथन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये तो थी इनकी सभ्यताओं के का विस्तार, कहाँ से कहाँ सभ्यता थी, इससे क्या रिलेटेड है, कैसे इसका पतन हुआ, क्या क्या कथन थे। अब सभ्यताओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक एक सभ्यता पढ़ाने से क्या है कि दूसरी सभ्यता पढ़ लेंगे आप, तीसरी सभ्यता पढ़ लेंगे, चौथी सभ्यता पढ़ लेंगे, चारों सभ्यताएं पढ़ लेंगे और फिर बाद में आपसे पूछ ले जाए कि जो है इसका अवतरण किसने किया, या फिर पत्थर के जो भवन निर्माण है वो कहाँ किस सभ्यता से संबंधित है। तो आप चारों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन ना हो इस कारण से जो है चारों का तुलनात्मक अध्ययन आप पढ़ेंगे। पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और नए ज़िले बनने के बाद में भी ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ही आएगी, क्योंकि ये कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ ज़िले के जस्ट पास में ही है। तो ये आपको जो है ज़िले बनने के बाद में कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ही आएगी। ठीक है, आगे आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता जो है ये उदयपुर के अंदर ही आएगी, क्योंकि उदयपुर के तो दो भाग हुए, एक तो हो गया उदयपुर और दूसरा सलूम्बर। तो जैसे ये उदयपुर है तो सलूम्बर जो क्षेत्र है वो नीचे का आएगा और उदयपुर ऊपर का बनेगा। तो उदयपुर जो है उदयपुर के ऊपरी भाग में ये बहती है बेड़च नदी, और बेड़च नदी के किनारे ही सभ्यता हुई, विकसित हुई आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता जो है नए जिले बनने के बाद भी उदयपुर जिले के ही अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ तक।
तीसरी सभ्यता है बेरार सभ्यता। तो बेरार सभ्यता जो है ये पहले जयपुर के अंदर थी, शाहपुरा उपखंड के अंदर, लेकिन अब जो बेरार सभ्यता जो है, जैसे ये जयपुर है, जैसे ये कोई जयपुर है, जयपुर का इस प्रकार जो है, तो ये जो है जयपुर इधर हरियाणा से लगता है, यहाँ से दिल्ली जाने का मार्ग निकलता है, और ये जयपुर अपना मेन सिटी है। अब जयपुर का क्या हुआ कि एक ऊपर वाला भाग जो है इसको तो कर दिया जयपुर उत्तर, ऊपर वाले भाग को तो जयपुर उत्तर, और इस वाले भाग को कर दिया इधर धूधू, इस वाले भाग को जयपुर दक्षिण, और इस वाले भाग को कर दिया कोटपुतली, कोटपुतली। ठीक है दोस्तों, कोटपुतली। अब क्या अपन ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि बेरार जो सभ्यता है ना, वो बेरार सभ्यता यहीं है। अब बेरार सभ्यता नए जिले बनने के बाद में, इसको स्टार लगा के रखना दोस्तों, नए जिले बनने के बाद बेरार सभ्यता या तो कोटपुतली के अंदर जाएगी या फिर जो है जयपुर उत्तर के अंदर जाएगी। इन दोनों जिलों के अंदर में से किसी एक के अंदर जाएगी। जहाँ तक हो सकता है कोटपुतली के अंदर ही जाएगी, क्योंकि कोटपुतली के पास में है, लेकिन ये दोनों के बीच में भी है, तो ये मैं कह सकता कि इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, लेकिन इसको स्टार लगा के रखिए। मैं इसको बाद में आपके जो करेक्शन है वो करवा दूंगा। तो जहाँ तक हो सके ये कोटपुतली के अंदर ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बेरार सभ्यता इन दोनों के मध्य है फिलहाल, जयपुर उत्तर जिले और कोटपुतली जिले के मध्य। आगे बढ़ते हैं। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो है नीम का थाना के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? नीम का थाना। जो नीम का थाना पहले सिक्कर के अंदर आता था, अब इसका नया जिला बन गया, तो नीम का थाना खुद एक नया जिला हो गया। तो नीम का थाना जो है उसके अंदर आएगी ये गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना के अंदर आएगी ये। ठीक है दोस्तों, तो नीम का थाना के अंदर आती है गणेश सभ्यता। अब कौन कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यताएं हैं, उन नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे, जिसको दृष्टदंती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृष्टदंती नदी भी कहते हैं घग्गर नदी को। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता। आड़ सभ्यता जो है दोस्तों, ये आड़ सभ्यता जो है वो आयड़ नदी के किनारे, और इसी आयड़ नदी का जो है दूसरा नाम है बेड़च नदी। क्या है दोस्तों? बेड़च नदी। आयड़ नदी के किनारे है, इसी आयड़ नदी का दूसरा नाम है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी के किनारे है आड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर। बेरार सभ्यता जो है दोस्तों ये है बाणगंगा नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों ये है कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, अब इसकी खोज किन किन ने खोज की थी वो खोज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952, और खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। ये भी पूछा गया दोस्तों, 1952 में खोज की थी। कब की थी? 1952 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अमलानंद घोष ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो खोज तो इन्होंने की थी 1952 में, अमलानंद घोष ने। अब खोज करने के बाद में उत्खनन जो खोदा गया, मतलब ये सभ्यता को खोद उत्खनन करते हैं, तो उत्खनन किस किस ने किया? तो उत्खनन के लिए जो 1961 में बीबी लाल और बी के थापर, 1961 में किस किस ने किया था? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। तो बीबी लाल और बी के थापर ने जो है इनका उत्खनन किया था 1961 के अंदर। इसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया था, वो उत्खनन करने वाले थे एमडी खर्रे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बीबी लाल ने भी किया था, बी के थापर ने भी किया था, एमडी खर्रे ने भी किया था। ठीक है दोस्तों, ये चारों ही व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और ये सन भी इम्पोर्टेंट है। 1952 में इसकी खोज की गई थी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं। आड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 के अंदर। खोज करने वाले व्यक्ति थे अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम था उनका? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। और इसका जो प्रथम लघु उत्खनन किया था वो अक्षय कीर्ति व्यास ने ही किया था। लघु उत्खनन ज़्यादा विस्तार स्तर पर नहीं किया था इसको इन्होंने उत्खनन।
थोड़ा सा उत्खनन किया था। प्रथम लघु उत्खनन जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1953 के अंदर। और प्रथम व्यापक उत्खनन जो किया था दोस्तों वो 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। किन्होंने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। द्वितीय उत्खनन या द्वितीय व्यापक उत्खनन दोनों ही एक है कि द्वितीय उत्खनन किसने किया था या द्वितीय व्यापक उत्खनन किसने किया था। 1961 के अंदर एच डी सांकलिया और वी एन मिश्र, HD सांकलिया और वी एन मिश्र, इन दोनों व्यक्तियों ने उत्खनन किया था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, रतन चंद अग्रवाल, HD सांकलिया ने जो द्वितीय उत्खनन किया था, वी एन मिश्र ने किया था, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया है। अक्षय कीर्ति व्यास, ये भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1953 में इसकी खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो खोज है वो चारों ही सभ्यताओं की खोज, क्या पता कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनके, ये खोज अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। खोज किसने की थी, प्रथम उत्खनन किसने किया था, द्वितीय उत्खनन किसने किया था। अगर राजस्थान में अगर साल के अंदर 20 एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें से 10 एग्ज़ाम के अंदर तो यही पूछे जाते हैं कि खोज किसने की थी, प्रथम उत्खनन किसने किया था, द्वितीय उत्खनन किसने किया था, यही पूछे जाते हैं चारों सभ्यताओं का। चारों सभ्यताएं और 3 जो इसकी जो 8 सभ्यता के 3 और खंड 3 जो इसके स्थल हैं उनका भी ध्यान रखना है, बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। आगे है बाणगंगा नदी के किनारे बेरार सभ्यता मिली। अब इसकी खोज किस किसने की थी बेरार सभ्यता की, वो देखते हैं। तो बेरार सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अब दयाराम साहनी ने जो खोज की थी वो 1936 के अंदर की थी, ठीक है ना। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1936 के अंदर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने खोज की थी, ये भी क्या पता कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और उत्खनन जो है उत्खनन किया था कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी, ये एक आध बार पूछा गया शायद क्वेश्चन है। तो ये उत्खनन किया था कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी, इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था, जबकि खोज किया था दयाराम साहनी ने 1936 के अंदर। याद रखना दोस्तों। अगला है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता की जो है खोज भी एक ही व्यक्ति ने की थी और उन्होंने ही उत्खनन किया था। तो इसमें अपने को एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, उसका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। और यही रतन चंद्र अग्रवाल जो है इधर आगे आपके हाड़ सभ्यता है उसका प्रथम जो व्यापक उत्खनन किया था इन्हीं रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। किन्होंने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने ही प्रथम व्यापक उत्खनन किया था 1956 के अंदर हाड़ सभ्यता का। फिर बाद में आगे चल करके इन्होंने जो है गणेश्वर सभ्यता की खोज कर ली 1972 के अंदर और 1977 के अंदर उत्खनन। तो सन अपने को याद नहीं रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है, इस एक आप ध्यान रखना सन ये वाला 1972 के अंदर जो है इन्होंने खोज की थी, ये ध्यान रखना सन एक, ये पूछ सकता है। ये 1972 में इसकी जो है खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल के ने। उत्खनन भी इन्होंने किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुई अपने को, क्या क्या इसके प्रमाण मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिलती है, और उन चीज़ों के बारे में ही एग्जाम में पूछा गया है। सभ्यता से लगभग जो है 1-2 क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लो आप, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो आप, 1 या 2 क्वेश्चन जो पक्के आते हैं और कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, जबकि 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है। आगे देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में जो है उत्खनन किया गया तो 2 टीलों पर उत्खनन किया गया, 2 टीलों पर उत्खनन किया गया और 5 स्तर पर उत्खनन किया गया। कितने स्तर पर उत्खनन किया गया दोस्तों? 5 स्तर पर। तो दोस्तों 2 टीलों पर उत्खनन किया गया और 5 स्तर पर उत्खनन किया गया। 5 स्तर मतलब जैसे नीचे से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला 5वें स्तर का उत्खनन किया, फिर जो है चौथे का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का और फिर पहले का। जैसे ये धरती है तो इसके ऊपर पहला इसका उत्खनन होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो ये 5 जो स्तर पर उत्खनन किया गया, इसमें जो ऊपर के जो 5वां, चौथा, तीसरा जो स्तर था उस स्तर को जो है सभ्यता जो प्राप्त हुई वो हड़प्पा कालीन सभ्यता प्राप्त हुई। हड़प्पा जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके जो है
राजधानी कह दो या नगर कह दो, बड़े नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई थी क्योंकि इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी सी क्या की जरूरत पड़ती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो 3 राजधानियाँ थी, एक थी हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा जो थी कालीबंगा। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके समकालीन जो है ये सभ्यता थी। ये ऊपर वाले जो स्तर प्राप्त हुए अपने वो तीसरा, चौथा और तीसरा, पाँचवा, चौथा, तीसरा जो स्तर प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन थे। हड़प्पा कालीन मतलब इसमें जो है कांसे का आविष्कार हो चुका था, तो इसी जो सभ्यता को कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। और ये दोस्तों जो है नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जो है हड़प्पा जो है एक नगर था, तो ये नगरीय सभ्यता थी। ऊपर के जो 3 स्तर मिले हैं, पाँचवा, चौथा, तीसरा, ये जो है नगरीय सभ्यता थी। अगला जो है इसके अंदर जो है दूसरा और पहला जो स्तर मिला है, जाहिर सी बात है दूसरा और पहला स्तर मिला तो इसके पहले का होगा। तो ये जो प्राक हड़प्पा कालीन थी, मतलब कि हड़प्पा के जो है पहले के थे स्तर। तो यहाँ से जो सभ्यता मिली है वो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मिली है। और कांसे से पहले तांबा का आविष्कार हुआ था, तो ये सभ्यता भी जो है ताम्रकालीन सभ्यता थी। ठीक है। और यहाँ से एक आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जो यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता प्राप्त हुई है वो उससे कहते हैं वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसको जो है दीनहीन बस्ती कहा गया है। तो आरएस के अंदर ये पूछा गया था कि दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है, तो दीनहीन बस्ती जो है प्राक हड़प्पाकालीन जो सभ्यता सिंध कालीबंगा सभ्यता थी उसके अंदर जो प्राक हड़प्पाकालीन जो स्थल मिले हैं, प्राक हड़प्पाकालीन जो स्थल मिले हैं, जो पहला स्तर, दूसरा स्तर, इनको कहा गया है दीनहीन बस्ती। ये आरएस के अंदर पूछा गया था एक बार। आगे देखते हैं दोस्तों, हाड़ सभ्यता के अंदर देखते हैं इससे रिलेटेड ही कि इसमें जो कितने स्तर पर उत्खनन हुआ, क्या हुआ, तो इससे रिलेटेड ही देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन के। तो इसमें जो है उसमें तो 5 स्तर पर हुआ, इसमें तो क्या है कि 5 स्तर पर उत्खनन हुआ था, 2 टीलों पर उत्खनन हुआ था। इसमें क्या है हाड़ सभ्यता के अंदर, इसमें जो 8 स्तर पर जो उत्खनन हुआ था, हाड़ सभ्यता के अंदर 8 स्तर पर जो उत्खनन हुआ था। और जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी, इतना अपने को ध्यान रखना है। 8 स्तर पर उत्खनन हुआ और इसमें जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, इससे जो प्राप्त हुए उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं बेरार सभ्यता के बारे में। तो बेरार सभ्यता जो है इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है अपने को 4 जो है टीले मिले, 4 लघु पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं, 4 लघु पहाड़ियाँ मिली। इन 4 लघु पहाड़ियों में के नाम थे, एक का नाम था बीजक डूंगरी, दूसरे का नाम था भीम डूंगरी, तीसरे का नाम था महादेव डूंगरी और चौथे का नाम था गणेश डूंगरी। और ये चारों ही डूंगरियों के बारे में पूछा गया है कि बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी कहाँ पर है। एक एग्जाम के अंदर पूछा था गणेश डूंगरी जो है किस सभ्यता से संबंधित है। इसको इसलिए पूछा था क्योंकि गणेश्वर सभ्यता भी थी होती है, तो जिनको ध्यान नहीं था उन्होंने गणेश सभ्यता कर दी। लेकिन ये गणेश जो डूंगरी है वो बेरार सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि बेरार का ही स्थल है ये। ठीक है, तो बेरार सभ्यता से संबंधित गणेश डूंगरी। आगे देखते हैं कि ये 4 डूंगरें जो प्राप्त हुई है अपने को, इसमें उत्खनन किया गया। तो जो पहली जो डूंगरी है बीजक की डूंगरी, इस पर जो मिला अपने को बौद्ध मठ मिला, बौद्ध स्तूप मिला। दूसरी डूंगरी जो थी वो भीम डूंगरी, इस पर जो है कीचक का वध किया था भीम ने, इसलिए इसका नाम पाड़ दिया भीम डूंगरी। एक डूंगरी है महादेव डूंगरी और चौथी है गणेश डूंगरी। आगे देखते हैं, और इस प्रकार की जो है ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आगे जो है गणेश्वर सभ्यता है, उसमें आपको जो है डूंगरी वूंगरी का कुछ ध्यान नहीं रखना आपको सिर्फ। ठीक है, मैं बताऊँ जो चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना, तीनों का ही पूछा जाता है। अगला ध्यान रखना, वापस कालीबंगा सभ्यता पर आते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिसमें जो तुलना की जा सकती है वो अध्ययन करना है। ठीक है सर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इनके जो मर्दमान मिले हैं वो किस प्रकार के मर्दमान मिले हैं, कितने मिले, क्या किस प्रकार के मिले। तो जो कालीबंगा सभ्यता है, वापस कालीबंगा सभ्यता जो है उसमें जो है 6 फैब्रिक्स मतलब 6 प्रकार के जो है मर्दमान मिले हैं। 6 फैब्रिक्स जो मिले हैं, 6 प्रकार के मर्दमान मिले हैं। और इधर जो है आर्य सभ्यता में जो मिले हैं वो मिले हैं आर्य सभ्यता में लाल काले जो मर्दबान है वो आर्य सभ्यता में मिले हैं। कितने? लाल काले मर्दबान, ये आर्य सभ्यता की विशेषता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा पूछा गया था कि लाल काले मर्दबान जो किस सभ्यता से संबंधित है या किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये अपने को करना है लाल काले मर्दबान जो है वो आर्य सभ्यता से मिले हैं। और यहाँ पर जो है
इसके अंदर जो अन्न भंडार हेतु विशाल मर्दमान बिलें, ये भी पूछा गया दोस्तों कि अन्न भंडार हेतु विशाल मर्दमान बिलें इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं गोरे। ऑप्शन के अंदर गोरे था, जबकि इसे जो है कोट भी कहते हैं दोस्त, कोट या गोरे दोनों ही कहते हैं। ऑप्शन के अंदर वहाँ जो बोर्ड के अंदर था वो क्वेश्चन के अंदर गोरे था। तो अन्न भंडार हेतु विशाल मर्दमान मिले हैं जिन्हें गोरे कहते हैं, ये आर्य सभ्यता के अंदर मिले। मर्दमान तपाने की उल्टी तपाई विधि से ज्ञात थे आदिवासी। आदिवासी जो है मर्दमान तपाने की जो उल्टी तपाई विधि थी उससे ये जानकार थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो ये आर्य सभ्यता के लोग थे वो बिना हत्थे के मोटे जलपात्र बना लेते थे। ये मतलब कि यहाँ पर मिले हैं बिना हत्थे के मोटे, सॉरी छोटे जो है जलपात्र यहाँ पर मिले हैं बिना हत्थे के। आगे देखते हैं कि जो है बेरार सभ्यता में जो है मर्दमान मिले वो किस प्रकार के हैं। तो बेरार सभ्यता से मर्दमान मिले, तो मर्दमान जो है उनके प्रकार है वो है NBPW, मतलब कि उत्तरी काले चमकीले मर्दमान मिले हैं यहाँ पर। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है NBPW याद करने के लिए, जबकि इसका नाम है उत्तरी काले चमकीले मर्दमान, नॉर्थ ब्लू। तो उत्तरी काले चमकीले मर्दमान जो है ये मिले हैं, मर्दमान मिले कहाँ से, बेरार सभ्यता से। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी काले चमकीले मर्दमान कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके बेरार सभ्यता से। और दूसरा है कि आकर कलर पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं बेरार सभ्यता से, आकर कलर पात्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तरी काले चमकीले मर्दमान तो मिले हैं बेरार सभ्यता से और लाल काले मर्दमान मिले हैं आर्य सभ्यता से, ये ध्यान रखना है। और 6 प्रकार के जो फैब्रिक्स और 6 प्रकार के मर्दमान, जो 6 प्रकार के जो मर्दमान मिले हैं वो एक तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और इधर आप देखोगे तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर भी जो है, गणेश्वर सभ्यता जो है उसके अंदर भी मिले हैं अपने को 6 प्रकार के मर्दमान। 6 प्रकार के मर्दमान जो है गणेश्वर सभ्यता से भी अपने को मिले हैं दोस्तों, 6 प्रकार के मर्दमान मिले हैं गणेश सभ्यता से भी। आगे देखते हैं कि इसमें जो है कपीशवाणी मर्दमान मिले हैं अपने को। कपीश मतलब कि जो कबूतर है उसके उसके कलर के जो मर्दमान है वो अपने को मिले हैं गणेश्वर सभ्यता के अंदर। ठीक है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के अंदर मिले हैं ये। अब वापस आते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता पर। अब ईंटों की बात करते हैं, ईंटों के बारे में। तो ईंटों की चारों तुलना देख करेंगे। तो ईंटों के बारे में देखते हैं। तो ईंट जो कालीबंगा सभ्यता से ईंटें मिली हैं, कालीबंगा सभ्यता से जो ईंटें मिली हैं वो ईंटें जो है पक्की मिली हैं और कच्ची भी मिली हैं। दोनों प्रकार की ईंटें मिली हैं दोस्तों, पक्की मिली है और कच्ची भी मिले हैं। जो पक्की ईंटें होती थी उसका यूज ये नालियाँ बनाने में, कुएँ बनाने में, तालाब बनाने में करते थे। मतलब जहाँ जल का काम हो रहा है वहाँ पर ये पक्की ईंटों का यूज करते थे। और कच्ची ईंटों का यूज करते थे भवन निर्माण में। कच्ची ईंटों का यूज तो भवन निर्माण में करते थे और पक्की ईंटों का जहाँ पानी का काम होता है वहाँ पर पक्की ईंटों का यूज करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। जो ईंटों का साइज़ था 4:1 था, 4:2:1। ये जो ईंटों का साइज़ था कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें मिली उसका साइज़ था 4:1। ठीक है दोस्तों। और जो ईंटें थी वो ईंटों से एक अलंकृत ईंटों का परस मिला है। मतलब ईंट थी इसके ऊपर अलंकृत किया गया, मतलब चित्र वगैरह बनाए गए उस ईंटों पर, उससे जो एक परस का निर्माण किया गया है। तो अलंकृत ईंटों का जो परस मिला है वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है। 2 मंजिला भवन मिला है, मतलब कि डबल मंजिल का मकान मिला है यहाँ पर भवन। और सोपान मिले, मतलब सीढ़ियाँ मिली हैं यहाँ पर भवन पर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई है ये कालीबंगा सभ्यता से अपने को मिली है दोस्तों, ध्यान रखना। अब अपने को आर्य सभ्यता में देखते हैं ईंटों से संबंधित क्या चीज़ें मिली वहाँ पर। तो आर्य सभ्यता के अंदर ईंटों से संबंधित जो चीज़ें मिली है वो है, सबसे पहले तो आर्य सभ्यता में जो ईंटें मिली है वो कच्ची ईंटों से भवन निर्माण मिले हैं। ठीक है ना, कच्ची ईंटों से जो है भवन निर्माण मिले हैं आर्य सभ्यता के अंदर। आर्य सभ्यताओं के अंदर जो है नींव में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो मकान की नींव होती है उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और आर्यवासी क्या करते थे कि प्लास्टर में जो है, प्लास्टर मतलब कि प्लास्टर करते हैं ना अपन परस्पर, वो प्लास्टर के अंदर जो है स्फटिक पत्थर के टुकड़ों का यूज करते थे। ये एक पत्थर है स्फटिक पत्थर, इसके टुकड़ों का यूज करते थे आदिवासी प्लास्टर के अंदर। ठीक है। और कि विशाल कक्ष को 2 भागों में बांटने की पद्धति से जानते थे। जैसे कोई कमरा है, जैसे ये कोई कमरा है दोस्तों, इसको 2 भाग में बांटना है तो इसके बीच में दीवार या कुछ लगा देते हैं तो ये 2 भाग में पड़ जाता है। तो इस विधि को ये जानते थे उस टाइम में आदिवासी,
विशाल कमरों को 2 भागों में बांटने की पद्धति से ज्ञात थे। अगला है कि ये भवनों की जो इनकी छत थी वो ढलवा छत थी भवनों की। आदिवासियों की छत कौन सी थी? ढलवा छत। ढलवा छत मतलब जैसे ये कोई भवन है, ठीक है, तो इसकी छत जो है इस प्रकार थी, ढलवा छत। ढलवा छत मतलब कि इस प्रकार जो है ढलान था इनकी छतों पर, तो ये ढलवा छत जो है इनकी थी आदिवासियों की। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ईंटों के बारे में आगे पढ़ते हैं। बेरार से ईंटों का आप कुछ नहीं पढ़ना। ईंटों में बेरार सभ्यता में इधर आ जाओ आप। गणेश सभ्यता के अंदर ईंटों से संबंधित चीज़ें जो पढ़नी है। अब ईंटों से संबंधित चीज़ें पढ़नी है तो इसमें देख लो गणेश सभ्यता के अंदर। गणेश और सभ्यता में जो है ईंटें मिली ही नहीं। पहली बात जो भवनों का जो निर्माण है वो गणेश और सभ्यता के अंदर जो पत्थरों से किया जाता था। एक के ऊपर 2 रख करके, एक के ऊपर एक रख करके जो है पत्थरों का निर्माण, भवन का निर्माण करते थे। तो पत्थर के भवन का निर्माण जो है ये करते थे गणेश सभ्यता के लोग। ठीक है दोस्तों, गणेश सभ्यता के लोग पत्थर के भवनों का निर्माण करते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। फिर बाद में है कि जो है दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्थर से भवनों का निर्माण किस सभ्यता के लोग करते थे, तो इसका आंसर आएगा गणेश सभ्यता। दूसरी बात कि ईंटों से जो है भवनों का निर्माण किस सभ्यता में नहीं किया गया है, इसके अंदर आंसर आएगा गणेश सभ्यता। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। अगला है कि पत्थर के बांध का निर्माण जो है किस साक्ष्य से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा गणेश सभ्यता। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पत्थर के बांध का निर्माण के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, ये भी गणेश सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो है पत्थर के बाणाग्र, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्थर के जो बाणाग्र है, बाणाग्र होता है जैसे ये कोई बाण होता है, तो ये जो आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं बाणाग्र। तो ये जो बाणाग्र मिले हैं ये 400 प्लस बाणाग्र मिले हैं पत्थर के, और वो मिले हैं कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। और ये जो है बिल्कुल वो आज भी जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है बाणाग्र। मतलब इसमें जो है इससे अगर किसी को भेज दिया जाए तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त, मतलब इस प्रकार का बाणाग्र ये है। ये बाणाग्र इस प्रकार मिले। अब इसमें पीछे क्या लकड़ी वगैरह कुछ लगा देते हैं तो ये एक तरह की तीर बन जाती है, और इसको भेदने से आगे किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी जानवर को या किसी को भेज सकते हैं। तो ये इस प्रकार के बाणाग्र मिले हैं, और ये भी आज बहुत ही अच्छी स्थिति में, आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है ये बाणाग्र, पत्थर के बाणाग्र। तो ये जो है 400 प्लस बाणाग्र मिले हैं कहाँ से? गणेश सभ्यता से। ठीक है, गणेश सभ्यता से और क्या मिला है? तो गणेश सभ्यता से जो है मछली पकड़ने का जो है कांटा मिला है। मछली पकड़ने का जो कांटा मिला है वो गणेश सभ्यता से मिला है। ये लगभग 3-4 बार, ज़्यादा बार पूछा गया होगा, 3-4 से। तो ये पूछा गया है मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये गणेश सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब वापस अपन जो है आगे बढ़ते हैं, इधर वापस इसमें आते हैं कालीबंगा सभ्यता में। अब कालीबंगा सभ्यता ईंटें वगैरह हो गई। अब मोहरों के बारे में पढ़ते हैं, चारों का तुलनात्मक अध्ययन। तो मोहरों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो मोहरें प्राप्त हुई है वो मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें थी, मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी, वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो दूसरी सेल खड़ी पत्थर की जो सेंधव मोहरें हैं वो भी प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से जो है ताम्र बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की जो बैलगाड़ी है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये 3 चीज़ ध्यान रखने मोहरों से संबंधित। एक तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, दूसरी है सेल खड़ी की जो सेंधव मोहरें हैं ये भी प्राप्त हुई है, तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ताम्र बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन आहड़ सभ्यता में वापस। मोहरों के बारे में, आहड़ सभ्यता में कौन कौन सी मोहरें प्राप्त हुई है या इनसे रिलेटेड क्या चीज़ प्राप्त हुई है वो देखते हैं। तो इसमें जो आहड़ सभ्यता के अंदर दोस्तों एक अपोलो देवता व त्रिशूल अंकित सिक्के मिले हैं। अपोलो देवता मतलब कि एक जो है एक व्यक्ति का चित्र सिक्के पर बना हुआ है, उसी को नाम दिया गया है अपोलो देवता। ठीक है, तो अपोलो देवता का जो है और त्रिशूल अंकित सिक्के दोनों ही मिले यहाँ पर। ठीक है ना, अपोलो देवता के सिक्के और त्रिशूल अंकित सिक्के मिले हैं आहड़ सभ्यता के अंदर। आहड़ सभ्यता के अंदर जो और क्या मिला है कि मिट्टी का बना हुआ जो बनासियन बुल, जिस पर कुबड़ था, जैसे ये कोई बेल होता है ना, तो इस पर जो कुबड़ होता है ना, ऊपर कुबड़, तो ये कुबड़ यहाँ पर मिला है। कुबड़ होता था बेल के ऊपर, जिसे नाम दिया गया है बनासियन बुल, क्योंकि बनास नदी के किनारे पनपी है ये सभ्यता। बेड़च जो है बनास की सहायक नदी है, तो ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे पनपी है, तो इससे जो बेल प्राप्त हुआ उसको दिया गया है नाम बनासियन बुल। इसके ऊपर कुबड़ थी,
तो मिट्टी का बनासियन मूल जो है भेल जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है अपने को बेरार सभ्यता से। अब आगे देखते हैं अपन सिक्कों के बारे में कि बेरार सभ्यता से कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए। तो बेरार सभ्यता से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या टोटल 36 है। पहली बात तो ध्यान रखना कि यूनानी व आर्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेरार सभ्यता से जो है यूनानी और आर्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने अपने को, यूनानी भी प्राप्त हुए हैं, यूनान के जो, और आर्य सिक्के दोनों ही प्राप्त हुए हैं। ये आर्य सिक्के जो है पंचमार सिक्के भी कहते हैं इनको, आर्य सिक्कों को। ये सबसे प्राचीन सिक्के थे, ठीक है। ये मौर्य काल के सिक्के थे और ये चांदी के थे। आर्य सिक्के जो है ये प्राचीनतम सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे, और इन जो ये चांदी के सिक्के थे, मौर्य काल के सिक्के थे। ये ध्यान रखना अपने को। तो यूनानी व आर्य सिक्के दोनों ही प्राप्त हुए हैं। और टोटल जो है 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कितने प्राप्त हुए हैं? टोटल 36। अब 36 के अंदर से जो प्राप्त हुए हैं 28 तो यूनानी सिक्के हैं, 28 सिक्के तो यूनानी है, और 8 जो पंचमार्क सिक्के हैं। 8 पंचमार्क सिक्के या आठ सिक्के दोनों एक ही बात है, और ये चांदी के होते हैं पंचमार्क सिक्के। तो 8 तो अपने पास मिले हैं कौन से? पंचमार्क सिक्के, 8 सिक्के ये मौर्य काल के सिक्के हैं, और 28 मिले हैं यूनानी सिक्के। ठीक है दोस्तों, 28 अपने पास जो है यूनानी सिक्के मिले हैं। अब यूनानी सिक्के जो है उसके अंदर भी 16 जो है मिनेंडर, राजा मिनेंडर जो था मौर्य काल के समकालीन था ये राजा यूनान में। तो ये 16 तो जो मिले हैं मिनेंडर के सिक्के मिले हैं। इसी मिनेंडर का नाम कहीं कहीं मिलिंद भी मिलता है। तो ये मिनेंडर के सिक्के थे 16। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर से ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जो है कितने सिक्के मिले हैं? 36 सिक्के मिले हैं। ये भी पूछा गया है कि यूनानी सिक्के कितने थे? 28 सिक्के थे। यही पूछा गया है कि जो है पंचमार्क सिक्के कितने थे? 8 सिक्के थे। या 8 सिक्के थे, 8। ये ध्यान रखना अपने को, 8 सिक्के थे। आगे देखते हैं। इधर सिक्कों वगैरह अपने को कुछ याद करना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखनी इधर अपने को, गणेश सभ्यता के अंदर 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि मछली पकड़ने का कांटा मिला, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये तांबर कुल्हाड़ी ध्यान रखनी है। सिक्कों से रिलेटेड मतलब धातुओं से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो तांबर कुल्हाड़ी और ये एक मछली पकड़ने का कांटा। तांबर कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, जबकि तांबे की बैलगाड़ी जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? अभी भी मैंने आपको इधर पढ़ाया था। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की खिलाड़ी जो है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये आपने पढ़ा था अभी इधर। तांबे की जो बैलगाड़ी वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है गणेश्वर सभ्यता से। ऐसे याद करना, नहीं दोनों ही कन्फ्यूजन हो जाओगे। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करना ताकि आप किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे तुलनात्मक अध्ययन आगे बढ़ते हैं वापस। वापस कालीबंगा सभ्यता आते हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर अपन ने पढ़ लिया यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि सर्वाधिक सघन प्राचीन स्थल जो मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कि जैसे ये कोई कालीबंगा सभ्यता थी, इसके आसपास जो है सघन स्थल मिले हैं, मतलब नज़दीक नज़दीक। तो ये सर्वाधिक सघन स्थल जो मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कौन कौन से स्थल मिले हैं? जैसे इनके स्थल जो हैं वो है कालीबंगा है, एक तो एक पीलीबंगा है, एक रंग महल है, एक बड़ोपल है। ये स्थल हैं जो कालीबंगा सभ्यता के। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इधर। आर्य सभ्यता देखते हैं। तो आर्य सभ्यता के अंदर जो सभ्यता है, आर्य सभ्यता, उसे ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल कहते हैं। आर्य सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल। मतलब तांबे का यूज करते थे ये, ताम्रकालीन सभ्यता थी तो ताम्रयुगीन सभ्यता इसको कहा गया है। बेरार सभ्यता के अंदर देखते हैं तो बेरार सभ्यता जो थी वो लोहयुगीन सभ्यता थी। आर्य सभ्यता तो कौन सी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। जबकि बेरार सभ्यता जो थी वो लोहयुगीन सभ्यता थी। लोहे का यूज होता था यहाँ पर, लोहे का आविष्कार हो चुका था। और वही वापिस इधर देखते हैं गणेश सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता थी, और ये गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको। मतलब सभी सभ्यताओं का जन्म इससे होता है, इसको ये कहते हैं इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। क्योंकि तांबे का जो है सर्वाधिक उत्खनन यहीं से होता था प्राचीन समय में, सभ्यताओं के समय में भी। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन क्या था, कितनी बार पूछा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है कि खोज शिव मंदिर के किनारे की गई थी।
जो गणेश सभ्यता है काली नदी के किनारे की गई थी, और यहाँ पर ये एक शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर के किनारे की गई। ठीक है दोस्तों। जो गणेश सभ्यता है इसे जो पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं गणेश सभ्यता के बारे में। अब इससे रिलेटेड, धातुओं से रिलेटेड 2-3 फैक्ट और हैं, यही देख लेते हैं। इसके बाद में गणेश सभ्यता आपकी ये पूरी जाती है। तो गणेश सभ्यता जो है इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। मुख्य रूप से ताम्रकालीन सभ्यता थी। गणेश सभ्यता जो है मुख्य रूप से जो है ताम्रकालीन सभ्यता थी, लेकिन ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी थी ये। तो इसे जो है मुख्य रूप से तो ताम्रकालीन सभ्यता कहते हैं, लेकिन ये जो है ताम्र पाषाणकालीन और ताम्रकालीन दोनों ही सभ्यता थी। ताम्र पाषाणकालीन में तो तांबे के भी उपकरण मिले हैं, औजार वगैरह, और पाषाण कालीन जो पाषाण के जो औजार वगैरह ये भी मिले हैं। तो दोनों ही कह सकते हैं गणेश सभ्यता और आड़ सभ्यता, दोनों ही सभ्यताएं जो है वो ताम्रकालीन सभ्यता और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता दोनों ही है। ठीक है दोस्तों। गणेश सभ्यता और आड़ सभ्यता दोनों से ही मिले हैं, तांबे के भी प्रमाण और पाषाण के भी प्रमाण। तो दोनों ही सभ्यताएं ताम्र पाषाणकालीन और ताम्रकालीन। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात आए तो मुख्य रूप से दोनों सभ्यता जो है वो ताम्रकालीन सभ्यता है, दोनों ही। अब ये जिसके साथ जो अपनी जो गणेश सभ्यता है उसमें इतने पढ़ने अपने को। अब आगे देखते हैं, वापिस आते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता पर। अब इनका तुलनात्मक अध्ययन तो हमारे पास हो गया। अब एक एक चीज़ एक एक लेकर के अपन इसको एक को पूरा कर लेते हैं। क्या क्या इसमें फैक्ट है, क्या क्या चीज़ें अपने को इसमें देखनी है वो। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो है जो सभ्यता थी अपनी कालीबंगा सभ्यता, इस सभ्यता का बारे में सबसे पहले संकेत किस किसने दिए थे? सबसे पहले जो संकेत दिए थे खोज तो अमरान घोष ने की थी। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो संकेत दिए थे वो टेसीटोरी ने दिए थे। ये टेसीटोरी जो इटली का था, इसने दिए थे सभ्यता के संकेत। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक सभ्यता हो सकती है, ऐसा इन्होंने संकेत दिए थे टेसीटोरी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में। अगला है कि ये कालीबंगा सभ्यता जो है वो दोहरी प्राचीर युक्त है। दोहरी प्राचीर युक्त कालीबंगा सभ्यता है ये एक प्राचीर, इसके बाद दूसरी प्राचीर, इसके अंदर इनका क्षेत्र। ठीक है। तो एक प्राचीर तो ये हो गई इनके, दूसरी प्राचीर ये, दो दोहरी प्राचीर युक्त थी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इनकी जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं। जैसे इधर सड़क आ रही है तो ये इधर सड़क आ रही है 90 डिग्री पर, तो ये इनकी जो सड़कें थी वो ग्रिड प्रणाली की सड़कें थी, 90 डिग्री पर काटती थी। अगली बात देखते हैं, अगली विशेषता इनकी कालीबंगा सभ्यता की पक्की सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर कौन सी सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं? पक्की सड़कों के। सड़कें जो थी पक्की थी। दूसरी बात, घरों के जो मुख्य द्वार थे वो गली में खुलते थे। इनके जो घरों के मुख्य द्वार थे गली में खुलते थे, ना कि सड़कों पर। मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके घरों के जो मुख्य द्वार थे वो गली में खुलते थे। कैसे? जैसे ये कोई सड़क आ रही है इधर से और ये गली है, तो यहाँ पर अगर मकान बना हुआ है ये किसी का, तो इसके जो गेट है वो इधर गली में खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा सड़क पर, इधर गली में खुलेगा। ठीक है। इधर गली में खुलेगा। तो इनके जो सड़क, इनके जो घरों के जो मुख्य द्वार थे वो इनके जो गली में खुलते थे, ना कि सड़क पर। इसका एक अपवाद है, कालीबंगा सभ्यता का एक अपवाद है लोथल। इस लोथल में क्या होता है, इसमें लोथल में जो है ये मुख्य सड़क है और ये यहाँ पर मकान बना हुआ है और ये गली है से, तो इसका जो मुख्य द्वार था वो इस मुख्य सड़क पर ही खुलता था। ये एक अपवाद है इसका। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का अपवाद है लोथल। लोथल ये इसका सतल है, स्थल है ये कालीबंगा सभ्यता का, ये इसका अपवाद है। इसके जो सड़क, इसके जो मुख्य द्वार थे घरों के वो सड़कों पर खुलते थे, मुख्य सड़क पर। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बात देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसमें जो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की नालियाँ मिली है। किसकी नालियाँ मिली है? लकड़ी की नालियाँ बनाई गई है। और लकड़ी में जिस वृक्ष का यूज किया गया है वो है ताड़। ताड़ के वृक्ष की जो नालियाँ हैं वो बनाई गई है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। नालियों के अंदर जो लकड़ी यूज की गई है वो ताड़ के वृक्ष की है। ये ध्यान रखना अपने को, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भी जो लोथल है अपवाद, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है सर, जितना पढ़ा है मैंने इसका हर एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो कालीबंगा सभ्यता से और क्या मिला है? तो कालीबंगा सभ्यता से और जो मिले हैं
वो एक अभियान चलाया गया था, सरस्वती शोध अभियान। ये जो अभियान चलाया गया था वो जो अपनी सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है इसके किनारे थी ये कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, सरस्वती का दूसरा नाम है घग्गर। घग्गर इसके जो है सरस्वती नदी के जो है अवशेष क्षेत्र में बहती है। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है पहले जो है घग्गर नदी के किनारे थी। ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है सरस्वती नदी का, ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। तो सरस्वती शोध अभियान से जो चलाया गया था वो डॉक्टर सी वाकणकर के नेतृत्व में चलाया गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, डॉक्टर सी वाकणकर। ठीक है, किसके नेतृत्व में चलाया गया था? डॉक्टर सी वाकणकर के नेतृत्व में चलाया गया था सरस्वती शोध अभियान। ये जो सरस्वती नदी है वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ये ध्यान रखना अपने को, डॉक्टर सी वाकणकर, ये नाम ध्यान रखना। सरस्वती शोध अभियान चलाया गया था इनके नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि जूते, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य अपने को इससे मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। दोहरे जुते हुए खेत मतलब कि एक तो इधर से हल आंक दिया, इधर से तो डबल बार जोत दिया, इधर से आंक दिया और इधर से तो डबल बार। तो दोहरे जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं वो अपने मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। अब यहाँ से फसलें कौन कौन से मिलती है कालीबंगा सभ्यता से, उन फसलों के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से जो फसलें मिलती है अपने को, उसमें जो है फसलें मिलती है जैसे चना, चना मिलता है, सरसों के साग से मिलते हैं, कपास के मिलते हैं, गेहूं के मिलते हैं, जौ के मिलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ चावल के साग से नहीं मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से किसके साग से नहीं मिलते हैं? चावल के साग से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम के अंदर आया था, चावल के साग से नहीं मिलते। वैसे यहाँ से चावल की भूसी के साग से तो मिलते हैं, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर जो है चावल ही माना था कि कालीबंगा सभ्यता से किसी फसल के साग से नहीं मिलते हैं। तो बोर्ड ने इसका आंसर माना था चावल के साग से नहीं मिलते हैं यार। ठीक है, तो चावल के साग से यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसको इसलिए लिखा है मैंने कि चावल के साग से नहीं मिलते हैं। अब इसके अंदर से और भी क्वेश्चन पूछा गया है, आरएस के अंदर एक बार पूछा गया था कि जो है सघन पाड़ा और विरल पाड़ा, कि सघन पाड़ा कौन सी फसल का मिलता है कालीबंगा सभ्यता के अंदर, और विरल पाड़ा जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर किस फसल का मिलता है। तो सघन पाड़ा मिलता है अपने को चने का, और विरल पाड़ा मिलता है अपने को सरसों का। सघन मतलब कि नज़दीक नज़दीक, और विरल मतलब कि दूर दूर उगाना। ठीक है, पाड़ा देते हैं खेती के अंदर वो। तो जो सघन पाड़ा मिला अपने को चने का, और विरल पाड़ा मिला कालीबंगा सभ्यता के अंदर सरसों का। ये ऐसा आया था क्वेश्चन है कि जो है कालीबंगा सभ्यता के अंदर किस फसल का सर्वाधिक सघन पाड़ा मिला है। तो वो आएगा इसका आंसर चना, उसका आंसर चना हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था उसका आंसर? चना। आगे देखते हैं कि कपास के यहाँ से साग से मिले हैं। आगे एक बार और पूछा गया था कि इसका जो है मिश्रित फसल के तौर पर किसे जो है यूज करते थे वो, ये कृषि के अंदर मिश्रित फसल के यूज में किसे करते थे वो कालीबंगा सभ्यता के लोग। इसका आंसर आता है गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ इन दोनों का यूज करते थे मिश्रित फसल के लिए, दोनों को एक साथ ही उगाते थे मिश्रित करके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ से अपने को जो है गाय के जो है प्रमाण मिलते हैं, गाय के साग से मिलते हैं, बैल के साग से मिलते हैं, कुत्ते के साग से मिलते हैं, ऊँट के साग से मिलते हैं, भैंस के साग से मिलते हैं, बकरी के साग से मिलते हैं। इन सभी के साग से मिलते हैं अपने को कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। और सर्वाधिक जो पालतू पशु था कालीबंगा सभ्यता का वो था कुत्ता। कौन था? कुत्ता। कुत्ता जो सर्वाधिक पालतू पशु था। आगे कालीबंगा सभ्यता के अंदर और देखते हैं कि दशमलव पद्धति के पत्थर के बटकरे जो है यहाँ से मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। बटकरे तोलने के, दशमलव पद्धति के में जो है पत्थर के बटकरे मिले हैं। एक मिट्टी का स्केल मिला है, मिट्टी का स्केल जो मिला है वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है दोस्तों। यहाँ से जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह कैसे, जैसे ये होता है ना अपने स्वास्तिक का चिन्ह, तो इस प्रकार का जो स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है अपने यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से। इन सभी के आधार पर कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो ज्यामिति से जो है परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है वो ज्यामिति से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव पत्ते बटकरे मिले हैं, मिट्टी का स्केल मिला है, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है। इससे कहा जा सकता है कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो ज्यामिति पद्धति से जो है परिचित थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे,
कालीबंगा सभ्यता से जो जो है ईरानी तंदूर मिला है। ईरानी शैली का जो तंदूर है, तंदूर होता है ना अपने घर पर जो रोटी बना, तो वो ईरानी शैली का जो तंदूर मिला है। 7 अग्निकुंड मिले हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भूकंप के साक्ष्य, ये भी पूछा गया है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से 7 तो अग्निकुंड मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से और क्या मिला है। कालीबंगा सभ्यता से जो है 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी जो है यहाँ पर मिली है कालीबंगा सभ्यता में। अभी छिद्री खोपड़ी क्यों की गई, क्योंकि एक रोग होता है हाइड्रोसिफिलिस रोग, जल शीर्ष रोग। इसमें जो है सिर के अंदर जो है जल भर जाता है, उसके इलाज के लिए जो है ये कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है ये करते थे, 6 छिद्र कर देते खोपड़ी के अंदर। इस प्रकार की कोई इनकी जो है चिकित्सा पद्धति थी। तो जो है ये 6 छिद्र युक्त जो है बालक की खोपड़ी मिली अपने को कालीबंगा सभ्यता से, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि जो है युग्मित समाधान की जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मतलब कि 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, इनके प्रकार जो है युग्मित समाधान के जो साक्ष्य हैं वो अपने को मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। अब कालीबंगा सभ्यता से जो है 3 समाधान की पद्धतियाँ मिलती हैं। कितनी? 3 समाधान की जो है पद्धतियाँ मिलती है। अब 3 कौन कौन सी है? तीनों इंपॉर्टेंट है। पहली है इनकी पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो आयताकार कब्र होती है इनकी। पहली पद्धति है इनकी पूर्ण समाधान। इसके अंदर जो है पूर्ण समाधान के अंदर जो है आयताकार जो है कब्र होती है। ये लोग जो है पुनर्जन्म में जो है विश्वास करते हैं, मतलब इनमें जो है जो भी दिनचर्या की यूज करने वाली चीज़ें होती है वो उनकी कब्र के अंदर इसमें साथ रख दी जाती है। तो ये जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दूसरी पद्धति है इनकी आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता है, इनकी जो कब्रें होती है वो गोल कब्र होती है, और गोल कब्र इसको नाम कहते, इसे कहते हैं चिरायु कब्र। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, चिरायु कब्र किससे सभ्यता से संबंधित है। तो चिरायु कब्र जो है कालीबंगा सभ्यता में मिली है। तो चिरायु कब्र, ठीक है, ये आंशिक समाधान में होती है। तीसरी जो पद्धति है वो है दोस्तों कलश पद्धति। ये कलश पद्धति अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो अंतिम संस्कार करते हैं वही पद्धति है। ठीक है, कलश पद्धति। तो ये कलश पद्धति तीसरी समाधान की पद्धति है। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में 1-2 पॉइंट और है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पर जो है मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। हूबहू ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मातृ देवी की मूर्ति जो है प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ से नहीं हुई है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है मातृ देवी की मूर्ति। और क्या नहीं हुआ, यहाँ से हल्के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, दोहरे जूते हुए खेतों के, लेकिन हल्के साक्ष्य नहीं मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड ने इसी का यही आंसर माना था, कालीबंगा सभ्यता। तो हल्के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि हल नहीं होगा तो जोतेंगे किससे, लेकिन यहाँ से जो है हल्के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये आंसर बोर्ड ने माना था इसका कि कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं कि इस जो समय था कालीबंगा सभ्यता का, ये 2400 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति से ये समय है। वैसे सभी इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग समय बताए, लेकिन ये जो है ये कार्बन 14 पद्धति का समय है। ठीक है, तो ये 2400 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक कालीबंगा सभ्यता के जो फैक्ट हैं वो पूरे कंप्लीट हुए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है बन करके तो किसी कोचिंग वाले को वो क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट अलग होता है तो उसका मैं एक इसके बाद में एक टेस्ट लेके आऊँगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बना करके डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो उसके का होगा अपना। अब आते हैं अपन, कालीबंगा सभ्यता हो गई। अब अपन ने जो है आर्य सभ्यता जो कहाँ पर छोड़ी थी, आर्य सभ्यता अपन ने जो है ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल यहाँ से क्या था। तो आर्य सभ्यता में इसके अलावा क्या क्या मिलते हैं आर्य सभ्यता के अंदर वो देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन किया था शुरू में अपन ने। अब जो है आर्य सभ्यता के अंदर जो अलग से जो चीज़ें मिलती है जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होते हैं अपन, वैसे वो एक स्पेशल चीज़ होती है जो उसी सभ्यता से मिलती है। जैसे मर्दबांड है, तो मर्दबांड जो है चारों सभ्यताओं के अंदर मिलते हैं। अगर अपन जो है एक इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए शुरू में मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया था। तो अब जो है जो चीज़ें स्पेशल मिलती है आर्य सभ्यता से उसी के बारे में बात करेंगे, तो उसको एक साथ पढ़ लेते हैं अपन। तो सबसे पहली बात है कि आर्य सभ्यता जो थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी।
ये अपन ने पहले पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, कौन सी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आर्य सभ्यता जो थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल था। यहाँ पर जो आर्य सभ्यता में मिले हैं वो रंगाई छपाई के ठप्पे मिले। जो रंगाई छपाई के ठप्पे नहीं होते थे अपने, जो है जैसे कोई पोमचा वगैरह होता है उसमें ठप्पे लगाते हैं वो, तो उस प्रकार के जो रंगाई छपाई के ठप्पे जो है यहाँ से मिले हैं अपने को। और क्या मिले हैं? तो आर्य सभ्यता से जो अपने को मिला है ईरानी शैली की धूपदानियाँ। ईरानी शैली की जो धूपदानियाँ वो मिली है। 4 मानव की मूर्तियाँ मिली है। एक मानव की जो है हथेली की छाप, मानव की हथेली की छाप जो है वो वहाँ पर मिली है आर्य सभ्यता के अंदर। और क्या मिला आर्य सभ्यता के अंदर? तो आर्य सभ्यता के अंदर जो है लहंगा पहने हुए महिला की खंडित मूर्ति, टूटी हुई है थोड़ी सी, तो ये लहंगा पहने हुए महिला की खंडित मूर्ति आर्य सभ्यता से मिली है अपने को। और एक ही घर में 6 चूल्हे मिले हैं। एक ही घर में कितने मिले? 6 चूल्हे मिले हैं। ये 6 चूल्हे के आधार पर अनुमान लगाया गया कि यहाँ संयुक्त परिवार रहते थे। तो आर्य सभ्यता के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा का बोध होता है। संयुक्त परिवार प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं आर्य सभ्यता से। यहाँ का जो प्रमुख खाद्यान्न था आर्य सभ्यता का वो था दोस्तों चावल, जबकि चावल के साक्ष्य जो है कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। जबकि आदिवासी जो है का मुख्य खाद्यान्न जो है वो चावल ही था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उपनाम है आर्य सभ्यता का, ये क्या पता कितने एग्जाम में पूछा गया, हर बार 1-2 एग्जाम पूछा जाता है हर बार। तो इसके तीनों नाम पूछे गए। ताम्रवती नगरी, पहला इसका नाम है ताम्रवती नगरी। किस सभ्यता को कहते थे? तो आर्य सभ्यता। आघाटपुर किसका प्राचीन नाम है? आर्य सभ्यता। धूलकोट किसका प्राचीन नाम है? आर्य सभ्यता। तो ये तीनों ही इसके नाम है। इसी के साथ आर्य सभ्यता जो है पूरी होती है। तो अपन ने जो है 3 सभ्यता तो पढ़ ली, कालीबंगा, आहड़ और एक गणेश सभ्यता शुरू में ही कंप्लीट हो गई थी। अभी एक बची बेरार सभ्यता के, कुछ फैक्ट बते हैं बेरार सभ्यता के, तो वो भी देखते हैं। तो बेरार सभ्यता जो है उसमें मिले अपने को सूती वस्त्र का टुकड़ा। बेरार सभ्यता से अपने को एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। आगे है कि सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति बेरार सभ्यता से हुई है। ये पूछा गया दोस्तों। सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति जो है बेरार सभ्यता से हुई है। इसी कारण प्राचीन युग की चित्रशाला जो है बेराट को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था कि प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं? उसका आंसर था बेराट सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आगे का पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मध्यकाल तक के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं अपने को बेराट सभ्यता से। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल? शुरू में मैंने आपको बताया था, जिसमें लेखन शैली अपने को नहीं मिली है। वहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उन्हीं उपकरणों के आधार पर उस काल की जानकारी अपने को प्राप्त होती है, वो होता है प्रागैतिहासिक काल। मध्यकाल वो काल जिससे अपने को लेखन शैली तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। वहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उसी के आधार पर उसकी जानकारी मिलती है। तो इन दोनों ही कालों के साक्ष्य मिलते हैं अपने को बेराट से। ठीक है दोस्तों, उस शुरू में मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि आप आगे जा करके कन्फ्यूजन ना हो। अगला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो मिला है अपने को बेराट से। कहाँ से मिला है? बेराट से। खोजने वाला व्यक्ति था कैप्टन बर्ट। खोजने वाला व्यक्ति का नाम था कैप्टन बर्ट, जिन्होंने खोज किया था अशोक के बाबरू शिलालेख का। आगे देखते हैं, ये जो बाबरू शिलालेख था ये ब्राह्मी लिपि में था। ये भी दोस्तों पूछा गया है कि ये कौन सी लिपि में था, तो इसकी लिपि थी जो है बाबरू लिपि, और प्राकृत भाषा में था। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही पूछे गए हैं। अगला है कि जो ये अशोक का बाबरू शिलालेख था इसमें जो है बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अशोक के बाबरू शिलालेख में बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति श्रद्धा का भाव है। अगला है कि जो बाबरू शिलालेख है इसमें कहा गया है कि अशोक जो है मगध का राजा है। इसमें अशोक को जो मगध का राजा कहा गया है बाबरू शिलालेख, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। अगला देखते हैं पॉइंट कि जो ये बेराट सभ्यता थी, बाबरू शिलालेख पूरा हो गया। बाबरू शिलालेख की इम्पोर्टेंट है ये, बाबरू शिलालेख इम्पोर्टेंट है, और इससे ये भी पूछा गया है, ये भी ब्राह्मी लिपि पूछी गई है। बुद्ध, धम्म भी, अशोक को जो है मगध का राजा कहा गया है, ये भी पूछा गया है दोस्तों। ये तीनों चारों पॉइंट पूछे गए हैं। ये जो खोज कैप्टन बर्ट ने की थी ये भी पूछा गया।
अगला देखते हैं अपन, जो यहाँ पर अपने को जो बेराड़ सभ्यता है, बेराड़ सभ्यता से 2-3 पॉइंट और अपने को ध्यान रखने हैं। जो बेराड़ सभ्यता है, यहाँ से अपने को जो है संकलिपि मिली है दोस्तों। अभी फ़िलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था ये संकलिपि जो है के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो संकलिपि अपने को जो है मिली है, वो मिली है बेराड़ से। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि भारत में जो है अभिलेख के परंपरा का आरंभ जो है अशोक के द्वारा किया गया था। जो भारत में जो अभिलेख वगैरह जो लिखे जाते हैं, जिसमें जैसे कोई मंदिर है, उसका निर्माणकर्ता कौन है, इसका निर्माण किस सन में हुआ, उन सभी के बारे में जो अभिलेख लिखते हैं, जो पत्थर पर लिखा होता है अभिलेख, उसका जो उस परंपरा का जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत जो है अशोक ने की थी भारत के अंदर, राजस्थान में नहीं, भारत के अंदर। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ से बेराड़ सभ्यता से अपने को जो है प्रमाण मिलते हैं, हूण राजा मिहिर कुल के आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। एक राजा था हूण राजा मिहिर कुल, तो इसने जो आक्रमण किए थे उसके साक्ष्य मिलते हैं अपने को बेराड़ सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद में बेराड़ सभ्यता के कुछ पॉइंट और हैं, बाकी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। जो बेराड़ सभ्यता थी, बेराड़ सभ्यता में क्या है कि पांडव जो थे, 5 पांडव थे ना महाभारत के काल में, तो उन 5 पांडवों ने जो है बेराट के अंदर एक वर्ष का जो अज्ञातवास, जिनको उनको मिला था 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो उसको यहाँ पर इन्होंने बिताया था बेराट के अंदर 1 वर्ष का अज्ञातवास। यहाँ पर भीमताल स्थित है बेराट के अंदर। कहते हैं कि भीम ने जो है अपनी गदा से प्रहार किया था, तब वहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया था, जिसे भीमताल कहते हैं। तो ये भीमताल यहीं पर स्थित है बेराट के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि ये ह्वेनसांग, ये ह्वेनसांग से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये घूमने आया था, चीनी यात्री था। अब ये इसकी बुक कौन सी है, इसकी ह्वेनसांग की जो बुक है, चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ये ध्यान रखना अपने को। इसकी जो बुक है, वो बुक का नाम है शिव की। ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है कि अब तक कितने एग्जाम में, हर्षवर्धन के काल में ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, हर्षवर्धन के काल में आया था। अब ह्वेनसांग के समय 8 बौद्ध मठ बताए ह्वेनसांग ने। ये जो है क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया, और ये मेरे नोट्स पहले ही बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब इसके अंदर से आएगा, और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। 8 बौद्ध मठ बताए हैं ह्वेनसांग ने अपनी बुक के अंदर। बेराट घूमने आया था ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग ने अपनी बुक लिखी, तो बुक के अंदर बताए हैं इन्होंने बेराट के अंदर 8 बौद्ध मठ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और ह्वेनसांग ने जो बेराट को नाम दिया था, बेराट को कहा था इसने पारयात्र। क्या कहा था दोस्तों? पारयात्र। और क्या कहा था? ह्वेनसांग ने जो है बताया यहाँ पर कि यहाँ पर बेराट के अंदर अपनी बुक के अंदर बताया कि बौद्ध मठ भी थे, यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी थे, बौद्ध विहार भी था, बौद्ध मंदिर भी था। ये सभी बेराट के अंदर स्थित थे, ये ह्वेनसांग ने अपनी बुक के अंदर बताया। अब ये एक पॉइंट और देखना अपने को इसके अंदर कि जो है बेराट जो था, बेराट में जो है बेराट जो है, जैसी बात है, जयपुर का ही भाग था, जयपुर रियासत का, और जयपुर रियासत के राजा थे उस टाइम में राम सिंह सेकंड, जब की बात हो रही, ठीक है ना। तो इसके किलादार था खिताजी खंगारोत, खिताजी खंगारोत। इसी खिताजी खंगारोत को एक स्वर्ण मंजूषा मिला। किसी ने जो है, जाहिर सी बात है किसी राज्य में अगर कुछ चीज़ मिलती है तो जाहिर सी बात है उसके राजा को जाकर के बताता हुआ ये चीज़ मिली। तो ये जो किसी को मिला था स्वर्ण मंजूषा, तो इन्होंने खिताजी खंगारोत को दिया। ये इसका किराएदार था राम सिंह सेकंड का। तो ये खिताजी खंगारोत ने राम सिंह सेकंड को ये स्वर्ण मंजूषा दिया। स्वर्ण का एक जो है बॉक्स था, ये इनको दिया राम सिंह सेकंड को, ठीक है। इस स्वर्ण मंजूषा के अंदर क्या था, इसमें भगवान जो बुद्ध थे, माना जाता है ऐसा ऐसा माना जाता है कि इसमें भगवान जो बुद्ध थे उनकी अस्थियाँ थी स्वर्ण मंजूषा के अंदर, ठीक है। तो ये स्वर्ण मंजूषा किसी को मिला, स्वर्ण मंजूषा इसने जो है खिताजी खंगारोत को दिया, खिताजी खंगारोत ने राम सिंह सेकंड को दिया। जयपुर रियासत के राजा थे ये राम सिंह सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गई अपनी 4 सभ्यताएं। पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, तीसरी है बेराट, और चौथी थी गणेश्वर सभ्यता, ठीक है दोस्तों। अब जो आहड़ सभ्यता के 2-3 जो है
स्थल हैं उनके बारे में भी अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये 2-3 स्थल और पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसमें दो चार बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आर्य सभ्यता के जो स्थल थे, मुख्यतः 3 स्थलों के बारे में आपको ध्यान करना है आर्य सभ्यता का। एक तो बालाथल, ओजियाना और गिलुंड, ये 3 ही स्थलों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपने को बालाथल देखना है। तो बालाथल जो है, इसकी खोज की थी V.N. मिश्र ने। ये पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। ये राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्खनन किसने किया था? उस उत्खननकर्ता का नाम था V.S. शिंदे और ललित पांडे, ठीक है दोस्त। V.S. शिंदे और ललित पांडे ने इसका उत्खनन किया था, जबकि खोज की थी V.N. मिश्र ने। ये दोनों ही पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ से जो मिले हैं लाल काले मर्दमान, जाहिर सी बात है आर्य सभ्यता का स्थल है, तो यहाँ से जो है लाल काले मर्दमान तो मिलेंगे, तो ये इसका आगे पॉइंट, ठीक है। और परिष्कृत अपरिष्कृत मर्दमान मिले, ठीक है। अगला है कि बेटी अवस्था में जो है समाधि मिली है। ये इसका अलग सी चीज़ है कि बालातल सभ्यता जो है, यहाँ पर बेटी अवस्था में समाधि मिली है। 11 कमरों का भवन मिला है। हाथी व चंद्र का जो अंकन यहाँ से मिला है, ये इम्पोर्टेंट है इसका अगला पॉइंट। जो बालातल सभ्यता है, यहाँ से मिला है अपने को बालातल स्थल से कुष्ठ रोग का प्रमाण। कुष्ठ रोग के प्रमाण अपने को मिले हैं कहाँ से? बालाथल से, ठीक है दोस्तों, याद रखने वाला। सूती वस्त्र का प्रमाण, एक आपने मैंने पहले बताया था कि सूती वस्त्र का निर्माण बेराट ने भी लाया, सूती वस्त्र का टुकड़ा। एक सूती वस्त्र का टुकड़ा अपने को बालाथल से मिला है। तो ये अपने को दोनों ही मैंने एक साथ लिख दिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। सूती वस्त्र का टुकड़ा 2 स्थानों से मिला है, एक तो मिला है बालाथल, दूसरा मिला है बेराट, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। यहाँ पर जो है गले हुए लोहे के जो है ढेर मिले हैं। गले हुए लोहे के जो है ढेर मिले हैं और 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिले हैं, ठीक है दोस्तों। लोहे के ढेर मिले हैं यहाँ पर गले हुए लोहे के, लेकिन ये सभ्यता जो है वो ताम्रकालीन सभ्यता, ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। ये भले हुए जो आर्य सभ्यता के अंदर का स्थल जो है, आर्य सभ्यता का स्थल है बालातल, जिसमें गले हुए लोहे के ढेर मिले हैं, 5 भट्टियाँ मिले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभ्यता जो है ताम्रकालीन सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। अगला है, अगला स्थल आपने बालातल हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा स्थल है आर्य सभ्यता का, वो है ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब ओजियाना जो है उसकी खोज करने और उत्खनन करने वाला एक ही व्यक्ति था, B.R. मीणा। ये दोस्तों अभी लेटेस्ट एग्जाम में वनपालक या वन रक्षक, दोनों में किसी एक में पूछा गया था ये, कि B.R. मीणा ने इसका खोज किया था, ठीक है। तो ओजियाना जो है भीलवाड़ा के अंदर है, इसका जो खोज और उत्खनन दोनों ने B.R. मीणा ने की थी। जो ये पहाड़ पर स्थित है ये सभ्यता, लाल काले मर्दमान जो कि आर्य सभ्यता में मिलते हैं, तो इससे भी मिलेंगे, ठीक है। अगला है इसका जो अगला फैक्ट है, ये इसको अलग बनाता है, क्या है कि जो है इससे जो मिले हैं सफ़ेद बेल, ये जो ओजियाना से मिला अपने को एक सफ़ेद बेल मिला है, सफ़ेद बेल मिला है ओजियाना से, ये इसका जो है अलग से फैक्ट है, ठीक है। और इसकी खोज करने वाला जो था श्री B.R. मीणा, ये दोनों चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगली है गिलुंड सभ्यता, इसमें भी अपने को 2-3 फैक्ट ध्यान रखना है, बाकी इसके साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें गिलुंड सभ्यता जो है ये राजसमंद में, ये ध्यान रखना है। एक राजसमंद जो है, इसमें पूछा गया था कि ये गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है, गिलुंड सभ्यता का स्थल जो है कहाँ पर है, ऐसा जो है वन रक्षक के अंदर पूछा गया था। तो ये गिलुंड सभ्यता का स्थल जो है राजसमंद के अंदर, ठीक है। इसका उत्खनन करने वाला कौन था, यही पूछा गया था कि उत्खनन करने वाला जो है ब्रजवासी लाल था, ठीक है। और यह क्वेश्चन है। और मर्दबांड, यहाँ पर जो है मर्दबांड तो मिलेंगे, वो भी कौन से? लाल काले मर्दबांड, क्योंकि आर्य सभ्यता का स्थल है, तो आर्य सभ्यता के अंदर लाल काले मर्दबांड मिले, तो उसके स्थलों में भी लाल काले मर्दबांड मिलेंगे। अब इसका अलग से चीज़ क्या है कि लाल काले जो मर्दबांड मिले हैं, उन मर्दबांडों पर अंकन मिला है। अब किसका अंकन था? तो अंकन मिला है, तो अंकन जो मिला है वो मिला है, एक तो ज्यामितीय आकृतियाँ मिली है, ठीक है। दूसरी बात कि मानव की जो नृत्य मुद्राएं जो होती है, नृत्य करने की जो अलग अलग मुद्राएं जो होती है, उन मुद्राओं का जो है अंकन मिला है मर्दबांडों पर। पशु पक्षियों की जो आकृतियाँ मिली है, पशु पक्षियाँ जो है उनकी आकृतियाँ मिली है मर्दबांडों पर। चिकतेदार हिरण मिला है, चिकतेदार हिरण के जो है अंकन मिला है, चिकतेदार हिरण का, धब्बेदार जो होते हैं उनके जो है अंकन मिला है यहाँ पर मर्दबांडों पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है दोस्तों।
इसी के साथ जो आपका जो सभ्यता है वो सभ्यता कंप्लीट होती है। दोस्तों फिर एक बार कह रहा हूँ आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो है इस सभ्यताओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपसे उन अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज ये सभ्यता कंप्लीट हो गई। अब कल अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को जो है वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।